दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था। आज पुण्यतिथि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत एनडीए नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी में देश की प्रगति को बढ़ावा देने में अटल जी ने निभाई अहम भूमिका। बीजेपी ने आज दिल्ली में बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। शिमला में भारी भूस्खलन के बाद राहत और बचाव के काम जारी। कांगड़ा से वायुसेना के जरिए लोगों की सुरक्षित निकासी। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के अलर्ट के बाद आज भी स्कूल कॉलेज बंद। बेंगलुरु में शुरू हुई G20 देशों के बीच डिजिटल वर्किंग इकोनॉमी ग्रुप की बैठक। वहीं दिल्ली में आज से सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली के साथ होगी G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत। चंद्रमा से अब कुछ किलोमीटर ऊपर है चंद्रयान-3। इसरो ने आज कक्षा कम करने की प्रक्रिया अहम जो थी वो की पूरी। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा लैंडर मॉड्यूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं अब सभी खबरों को विस्तार के साथ। युग पुरुष कहलाने वाले भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। देश आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और 93 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। उनकी स्मृति में सदैव अटल नाम से दिल्ली में स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। प्रखर वक्ता रहे वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप छोड़ी है, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ कई अन्य उपलब्धियां भी शामिल हैं। अटल जी की स्मृति स्थल सदैव अटल पर आज सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके स्मरण तथा सम्मान में उनकी यादें कम नहीं हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने श्रद्धेय अटल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो और साथ ही साथ सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। वहां खास बात ये देखी गई कि एनडीए के घटक दल भी सदैव अटल पर पहुंचे और उनके नेताओं ने भी अटल जी को नमन किया है। श्रद्धांजलि, कार्यांजलि। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी और अब एनडीए के सदस्यगण से, माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि कृपया भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को।
हरिवंश और अब लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। संगीतकार विद्या शाह ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर अटल जी को संगीतमय स्वरांजलि अर्पित की है। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है, तो आइए सुनते हैं स्वरांजलि श्रद्धेय अटल झीनी 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 बीनी चदरिया झीनी 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 कौन तार से कीनी चल झीनी झीनी पिंगल तारा भारनी पिंगल तारा भारनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा, मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी अगुवाई में भारत ने काफ़ी उन्नति की। उन्होंने 21वीं सदी में हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की अगुवाई में एनडीए और मजबूत हो रहा है और अगले साल होने वाले आम चुनाव में एनडीए ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। 38 दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करे। एआईएडीएमके सांसद एम थम्बिदुरई ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में अगला आम चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। Modi ji also, same way, internationally is accepted leader. Whatever Vajpayee ji did, same way Modi is also doing. Modi ji also, even though he is having majority as members, he is respecting his allied parties, included all allied parties in the cabinet also, what Vajpayee said. Therefore, both are Indians contributed. They are great leaders of this country and I am respect them. I am not only served under Vajpayee ji, I served as Deputy Speaker Lok Sabha under Modi ji also up to 2019. Therefore, we are the NDA allied partner. My Edapadi Palaniswamy is already announced that we are continuing as NDA partner. Therefore, we will fight and see that Modi ji will come back once again. NDA will form the government. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलते हैं। आने वाले चुनाव में भी प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही बनेगी। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए विपक्ष हताश और निराश है। देश की जनता प्रधानमंत्री की अगुवाई पर पूरा भरोसा करती है और 2024 में एनडीए हैट्रिक बनाएगी।
ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। विश्वकर्मा योजना को लेकर छोटे जो कारोबारी हैं उनमें काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि इससे व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जो घोषणा किया विश्वकर्मा योजना के लिए, हम लोग का जो छोटा छोटा दुकानदार है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसमें कुछ अगर फंड देगा यहाँ पे हम लोग का बिजनेस में तरक्की आएगा। ये हमारे कारीगर समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। हम कारीगर लोग अपने काम से फुर्सत नहीं होता और ऐसा एक अनूठा पहल जो प्रधानमंत्री जी ने किया है विश्वकर्मा योजना के तहत, वो यहाँ आने के बाद हमें पता चला। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। पहले तो हम लोग समझ नहीं पाए, फिर बाद में समझ में आया जब लाल किला में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया। तो इससे हम जो कारीगर समाज के लोग हैं उसको बहुत सहायता मिलेगी। हम गरीब कारीगर लोग जितने भी हैं उनको, बहुत लोगों को औजार की सुविधा नहीं होती, बहुत कोई को बाज़ार की सुविधा नहीं होती और इस योजना के तहत जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, मुझे लगता है सभी तरह से औजार से लेके मार्केटिंग तक की वो सभी कारीगर को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा इस सब चीज़ों से। एक जो हमको मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि जो हम लोग काम करते थे वो हमारा लोकल साप्ताहिक हाट बाज़ार लगता है, जो हम लोग ज़मीन पे बिछा के हम लोग काम करते हैं वहाँ, और अब हमको यहाँ मार्केट दिया जाएगा, एग्जीबिशनों में बुलाया जाएगा, तो हमारी कला का अच्छा से हो सकता है। तो एमएसएमई द्वारा भी हम लोग को सहायता मिलेगा ज़रूर। अब प्रधानमंत्री बोले हैं वो तो ज़रूर करेंगे और ज़रूर हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। कारोबारियों और कारीगरों ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से आमदनी में भी इजाफा होगा। I am very much thankful for central government for announcing Vishwakarma new scheme Vishwakarma Yojana, because our Vishwakarma community is now not in on middle class only age. Now they are improving our artisans and then business by using this scheme. Is very much useful to our life, improving our status. इस स्कीम से हमारे और भी विश्वकर्मा भाइयों को फ़ायदा पहुंचेगा। दंतेवाड़ा में और भी हस्तशिल्प कार हैं, मिट्टी के भी कार्य करते हैं और लकड़ी में भी उनका कार्य बहुत शोभनीय है। विश्वकर्मा योजना में जो स्कीम देने के लिए बोला था, इससे हम लोगों को जो आर्टिजन है, आर्टिजन लोगों को तो थोड़ा सा डेवलप करने के लिए और आगे शिक्षा देने के लिए, आगे ले जाने के लिए अगर तो कुछ स्कीम बनाता है, अगर कुछ लोन सेंक्शन करता है तो इससे हम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। जो मेरे अंडर में 5 लोग काम करता है, तो मैं सोचा मोदी जी थोड़ा हेल्प करेगा तो हम लोग और 10 लोग लगाऊंगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। इसके बाद हम लोगों का आमदनी बढ़ेगा और बच्चे को भी अच्छे पढ़ा सकता हूँ। उम्मीद है वो हमारा अच्छा होगा, थोड़ा और भी बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। हमें बहुत उम्मीद करते हैं सर, हमारा लद्दाख का जो कल्चर को आगे बढ़ाएं, देश विदेश में भी हमारा नाम हो, इसलिए जो है हमें बहुत उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमें लकड़ी का जेट मिला है और उस हिसाब से माध्यम से देखा जाए तो हमें इसको बहुत आगे बढ़ेगा सोचकर उम्मीद रखा है। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं।
वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वनग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह के बाद कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। वो पीके अग्रवाल की जगह लेंगे। अग्रवाल 15 अगस्त को रिटायर हो गए। सरकार ने आज नए डीजीपी के नाम पर अपनी मुहर लगाई। हरियाणा सरकार की तरफ से यूपीएससी पैनल के पास 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम भेजे गए थे। उनमें से एक नाम कपूर का भी था। इसके अलावा मोहम्मद अकील और रमेश चंद्र मिश्रा का नाम था। शत्रुजीत सिंह कपूर को कार्यभार संभालने की तारीख से कम 2 साल के न्यूनतम कार्यकाल के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजेपी की आज शाम दिल्ली में एक अहम बैठक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में होनी है। इस बैठक में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा हो सकती है। इन दोनों राज्यों में हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के कई दौरे हुए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का भी हाल ही में ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है, जहां पार्टी चुनाव बाद फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। बात अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की, जिसको ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली। जैकलीन को अब विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए ये निर्देश दिया है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बारिश का दौर कुछ हद तक थम गया। आज मंडी, शिमला सहित कुछ अन्य जिलों में धूप है। हालांकि कांगड़ा में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कांगड़ा जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों को वायुसेना की ओर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान भी लोगों की मदद करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। यहां लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी। आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है। इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है। दोनों एंड पे हम सर्च अभियान चला के रखा है हमने। हिमाचल की राजधानी शिमला के कृष्णनगर क्षेत्र में हुए भूस्खलन में अब तक 2 शव बरामद कर लिए गए। राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी है। इस हादसे में लापता लोगों की मलबे में खोज जारी है। शिव बावड़ी भूस्खलन घटना में भी लापता लोगों को ढूंढने की ऑपरेशन लगातार जारी है। कृष्णानगर भूस्खलन मामले में कुछ समय पहले बना शिमला का स्लॉटर हाउस भी शामिल है। शहर की संझौली ढली बाईपास सड़क पर बीती देर रात
हुए भूस्खलन में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। राज्य में 2 दिनों के दौरान मानसून से जुड़ी घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। आज राज्य में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद हैं। बात अयोध्या की, जहां सरयू नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। मौजूदा समय में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाके में पानी भरना शुरू हो गया। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ा है। देवभूमि उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। बारिश और भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में हुआ। इस बीच तेज बारिश की आशंका को देखते हुए 4 धाम यात्रा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब बात G20 देशों की कार्यसमूह बैठकों से जुड़ी हुई। बेंगलुरु में आज से G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विचार विमर्श के दौरान डिजिटल सूचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नागरिकों को सेवा सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि विषयों पर चर्चा होनी है। इन बैठकों के साथ साथ डिजिटल नवाचार गठबंधन बैठक 17 और 18 अगस्त को होगी। डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों पर समझौते के बारे में जानकारी दी जाएगी। Guided by the word of our Honorable Prime Minister, the Indian Presidency has had a clear vision, one that is inclusive, decisive, ambitious and action-oriented. In our deliverables under DEWG this year, our conversations on digital skilling took a leap forward, conceptualizing a roadmap for cross-border recognition of digital skills. For the first time, we initiated the discourse on one of our flagship deliverables, that is digital public infrastructure. Understanding that the true advantage of digitalization can be realized only with a secure digital environment, we spearheaded discussions on security within the digital economy. और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आज से G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी। सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 2 सितंबर तक आयोजित इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इस फिल्म महोत्सव में 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हियर, ब्राजील की नैना अनटाइटल्ड, जापान की एरिस्टोक्रेट्स, मेक्सिको की मेस्क्विट्स हार्ट और दक्षिण कोरिया की डिसीजन टू लीव फिल्म शामिल हैं। बात अब चंद्रयान मिशन की करते हैं। आज एक दिन हम सबके लिए बेहद ये अहम साबित हुआ है। आज हम चंद्रमा की ओर नजदीक पहुंच गए। जी हाँ, चंद्रयान 3 अब चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ऊपर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान की कक्षा कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए कम समय के लिए सफलतापूर्वक फायरिंग की गई, जिसमें चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा कम करने की प्रक्रिया पूरी हुई। चंद्रयान 3 की भी ये किया गया है कि दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। इसके बाद दोनों मॉड्यूल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की इस सफल प्रक्रिया पर खुशी जताई है।
क्योंकि चंद्रयान की यात्रा को सारा विश्व इस वक्त बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है और ये सुखद समाचार ये है कि जो उसका फाइनल लूनर मनूवर था आज वो मुकम्मल हो गया। अबाउट 143 बाई 153 और बाई 163 किलोमीटर ऑर्बिट चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। अब अगला उसका माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव रहेगा वो रहेगा कि जो लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा और हमारी अपेक्षा है कि ये 17 अगस्त के लगभग होना चाहिए ऐसा। उसके उपरांत साउथ पोल के नज़दीक जाकर के वो एग्जैक्ट उस स्थान की शिनाख्त करेगा। और केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना का मकसद देश के छोटे किसानों की आर्थिक मदद करना है। हाल ही में सरकार ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी हजारों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 53,000 से अधिक सक्रिय किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि की राशि का उपयोग वे कृषि उपकरण व खाद खरीदने के लिए करते हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाली इस राशि को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के लिए बड़ा उपहार मानते हैं। मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करके बहुत खुश हूँ और बार बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हम जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आज ये सम्मान निधि न मिलती तो हमारा गुजारा होना भी बड़ा मुश्किल था। किसान निधि योजना के अंतर्गत जो हमें 6,000 प्रति वर्ष मिलते हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि हमें कृषि के लिए जो हमें अपने उपकरण औजार खरीदने हैं और हमें बीज लेना है, उर्वरक लेना है, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने 2,000 खाते में हमारे भेजे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस 2,000 रुपये में हमारा बीज बढ़ेगा जो इतना भी काम है वो बहुत आसानी से चल जाता है। सिरमौर जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि जिले के 90% किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त पहुंच गई है, जबकि 5,500 ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खातों में आधार से KYC अपडेट किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें भी योजना का लाभ मिल सकेगा। जिले के अंदर जो एक्टिव फार्मर्स हैं वो 53,566 हैं, जिनमें से जो KYC हुई है वो लगभग 90% जो है हो चुकी है। अभी भी 5,515 फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी KYC नहीं हुई है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन उनसे यही है कि अपनी KYC एज सून एज पॉसिबल करवाएं, ताकि जो अगली किस्त है, जो 15वीं किस्त आनी है, वो उनके खातों में प्रॉपरली जो है जाए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। योजना से मिलने वाली राशि उन्हें हर परिस्थिति में कृषि से जुड़े रहने में मदद करती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, DD न्यूज।